नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक बस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और जिसके कारण बाढ़ ने फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है और अब तो नदियों ने और भी विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। देखिए, बिहार के कोसी, पूर्णिया के साथ ही बिहार के कई जिलों में फिर से बाढ़ ने दस्तक दे दी है और घरों में फिर से पानी घुस गया है। इस बाढ़ में लोगों के घरों के सारे सामान बह गए हैं और लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी सहित उसकी सहायक नदियां भी अब उफान पर है और इसके कारण तटबंध के अंदर बसे गांवों के साथ ही निचले इलाकों में भी पानी घुस गया है। तो इधर सुपौल में नाव नहीं रहने के कारण पीड़ित परिवार अब केला के थंभ का नाव बनाकर अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं या फिर अपनी जान पर खेलकर गहरे पानी में उतरकर खाने पीने का सामान ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। लोग अब अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें किशनगंज प्रखंड की, तो यहां पर कुल 8 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ने के कारण कई सड़कें जगह जगह पर टूट गई है। तो वहीं बिहार के कई और भी अन्य जिले हैं जहां पर बाढ़ ने तबाही मचा के रख दी है। बिहार विधानसभा में विधायकों से मारपीट और बदसलूकी मामले में अब जाके हुई कार्यवाही। 2 पुलिसकर्मी हो गए सस्पेंड। जी हां, बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में विधायकों के पिटाई के मामले में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की पिटाई के मसले को गंभीरता से ले लिया था और जांच के आदेश दिए थे। तो अब जो ताजा खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक विधायकों के साथ मारपीट करने वाले 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर एक्शन हुआ है और बताया जा रहा है कि दोनों सिपाहियों पर कार्रवाई की गई है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि 23 मार्च को बिहार विधानसभा में सरकार की तरफ से जब विधेयक पेश किया जा रहा था तो इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया था और हंगामे के बाद सदस्य की कार्यवाही जब स्थगित कर दी गई थी तो विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को उनके कक्ष में ही बंधक बना लिया था और जिसके बाद बाहर से पुलिस बल और प्रशासन लोग बुलाए गए थे और बाहर से आए प्रशासनिक अधिकारियों ने और पुलिसकर्मियों ने बल का प्रयोग करते हुए विधायकों को जबरन बाहर निकाला था और कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा को तो लात जूतों से पीटा गया था और इसके अलावा अन्य विधायकों को भी पिटाई करते हुए बाहर निकाला गया था। तो इस मामले पर तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग करते हुए यहां तक कह डाला था कि अगर एक्शन नहीं होता है तो वो सदन में कदम तक नहीं रखेंगे। तो अब जाकर 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार की तरफ से लगातार झूठ बोला जा रहा है। सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। केंद्र सरकार कह रही है कि पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव के कारण किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। तो इधर बिहार सरकार की ओर से तो यह दावा कर दिया गया कि बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ही नहीं हुई। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि राज्य के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। तो अब इसको लेकर राजद ने भी सरकार पर बड़ा बयान दे दिया है। राजद ने कह दिया है कि इससे बड़ा झूठ कुछ और हो ही नहीं सकता है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि केंद्र और बिहार की सरकार जिस तरह से कह रही है कि ऑक्सीजन के बिना किसी की भी मौत नहीं हुई है तो इससे बड़ा झूठ कुछ और हो ही नहीं सकता है। बिहार सरकार के पदाधिकारी की भी मौत ऑक्सीजन के अभाव में ही हुई है और सच तो यह है कि सबसे ज्यादा मौत ऑक्सीजन के अभाव में ही हुई है।
और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब मुजफ्फरपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती परवीन पर प्रमुख न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया गया है। और उस सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि पूरे देश में हजारों लोगों ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना से प्राणों को गंवाया है और इसके बावजूद दोनों अभ्यर्थियों ने सदन में देश के लोगों को बयान देकर धोखा देने का काम किया है। तो वहीं न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि अब 28 जुलाई सुनिश्चित कर दी है। बिहार सरकार ओबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनगणना नहीं करना चाहती है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं। जी हां, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि केवल SC ST की जनगणना की जाएगी और ओबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनगणना नहीं की जाएगी। तो तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी जातीय जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन संसद में बिहार के ही कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्यमंत्री से जातीय जनगणना नहीं कराने का ऐलान करवाती है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि आखिर केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करना चाहती है। बीजेपी को पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत क्यों है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनगणना में जानवरों तक की गिनती होती है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सियार, साइकिल, स्कूटर सबकी गिनती होती है। कौन किस धर्म का है, उस धर्म की संख्या कितनी है, इसकी गिनती होती है। लेकिन उस धर्म में निहित, वंचित, उपेक्षित और पिछड़े समूहों की संख्या गिनने में आखिर परेशानी क्या है। उनकी गणना के लिए जनगणना किए जाने वाले फॉर्म में महज एक कॉलम तो जोड़ना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछड़े वर्गों के हिंदुओं को क्यों नहीं गिनना चाहती है। क्या उन पिछड़े वर्गों के 70-80 करोड़ लोग हिंदू नहीं हैं? उन्होंने कहा कि जब पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं होगी तो उनके कल्याण के लिए योजनाएं कैसे बनेंगी, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बेहतरी कैसे होगी। आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश के संसाधनों में से सबको बराबर का हिस्सा मिले। बिहार सरकार ने तय कर दिया बालू का रेट। अब पटना में 4027 रुपए में मिलेगा बालू। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब बिहार में बालू की कीमतों में मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बालू के दाम अधिकतम 4000 रुपए प्रति 100 CFT निर्धारित कर दिया है और सरकार के इस फैसले से अब लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पटना में 4027 रुपए प्रति 100 CFT बालू का दाम निर्धारित किया गया है। तो वहीं रोहतास और औरंगाबाद में 3950 रुपए प्रति 100 CFT एवं भोजपुर में 4000 रुपए प्रति 100 CFT तय कर दी गई है। इससे पहले लोग मनमाने कीमत पर बालू की खरीदारी कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से बालू की कीमतों को निर्धारित किए जाने से अब लोगों को अब राहत जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही विभाग के कंट्रोल रूम का नंबर 061222155350 और 22155351 जारी किया गया है। अगर बालू से संबंधित किसी तरह की परेशानी होती है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिहार में फिर से छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलने वाले हैं। शिक्षा मंत्री ने अब इसको लेकर तारीख की घोषणा भी कर दी है। जी हां, बिहार के लाखों छात्रों और अभिभावकों को एक तरफ जहां स्कूल खुलने को लेकर जानकारी का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरी लहर भी बेचैन कर रही है। तो अब ऐसे में बच्चों और अभिभावकों के लिए नई जानकारी आ गई है। अब राज्य में कक्षा 6 और ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने की तैयारी सरकार कर रही है और इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोविड महामारी के हालत की समीक्षा करेगी और अगर परिस्थितियां नियंत्रण में लगती हैं तो 6 अगस्त के बाद मिडिल और हाई स्कूल खोल दिए जाएंगे, यानी कि कक्षा 6 और ऊपर की कक्षाओं के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा कि विशेष इस्पात के उत्पादन को मिल गई है मंजूरी, 5 लाख से ज्यादा को मिलेगा रोजगार। जी हां, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि नई विशेष इस्पात उत्पादन योजना से 5,25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसमें 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने विशेष इस्पात के उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा और इस योजना की अवधि 2023-24 से 2027-28 तक यानी कि 5 वर्षों की होगी और इसके वास्ते 6,322 करोड़ रुपए का बजट या व्यय होगा। इस योजना से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश होने और विशेष इस्पात में 250 लाख टन क्षमता की बढ़ोतरी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि पूंजी निवेश भी होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा विभाग के ई संबंधन पोर्टल की हुई शुरुआत, अब नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर। जी हां, बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है और शिक्षा विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ई संबंधन पोर्टल का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस पोर्टल के जरिए प्राइवेट स्कूलों को एनओसी आसानी से मिलेगा और एनओसी लेने के लिए अब सरकारी कार्यालयों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा और इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देने होंगे और इस वेब पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विद्यालय प्रस्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और साथ ही आवेदन पर की गई प्रत्येक कार्यवाही की सूचना आवेदक को पोर्टल से ही प्राप्त हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान यदि किसी को किसी तरह की तकनीकी समस्या होती है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 7004070073 या फिर 7396000010 पर संपर्क कर सकते हैं। दंगा शब्द को बदलवाने की पहल करेगी बिहार पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की तैयारी। जी हां, बिहार पुलिस अब दंगा से तौबा करने जा रही है। जी हां, बिहार में अब दंगा शब्द को हटाने की तैयारी हो रही है और पुलिस अब दंगा जैसी शब्द को दूसरे रूप से नामांकित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। बिहार पुलिस के इस प्रस्ताव को राज्य के गृह विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस के नियमों के मुताबिक अब तक 5 या उससे अधिक व्यक्ति अगर हथियार से लैस होकर मारपीट करते हैं तो यह दंगा की श्रेणी में आता है और यह सार्वजनिक जगहों पर हो या फिर किसी निजी स्थान पर, दोनों ही सूरत में इसे दंगा कहा जाता है और इस परिस्थिति में आईपीसी की धारा 147, 148 और 149 लगाई जाती है। दरअसल बिहार पुलिस को परेशानी दंगा शब्द से है। मारपीट भले ही छोटे समूह में हो लेकिन दंगा जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है और इतना ही नहीं, ज्यादातर मामलों में लोग दंगा को सांप्रदायिक हिंसा भी समझ लेते हैं और शायद यही वजह है कि दंगा को दूसरे रूप में नामांकित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने यह प्रस्ताव दिया है। अगली बड़ी खबर है कि बिहार से बंगाल और छत्तीसगढ़ के बीच शुरू होगी बस सेवा, परिवहन प्राधिकार की बैठक में लगेगी मुहर। जी हां, अब पटना के बाद बिहार के अन्य जिलों से भी देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी और इसके तहत राजगीर, गया, छपरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों से छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल के लिए बसें चलाई जाएगी और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है और निकट भविष्य में परिवहन प्राधिकार की होने वाली बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर भी लग जाएगी। तो वहीं जानकारी के मुताबिक भागलपुर से कोलकाता वाया दुमका वर्धमान होते हुए बस चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पटना से दुर्गापुर के लिए बस चलेगी जो औरंगाबाद, हजारीबाग और धनबाद होते हुए आया जाया करेगी। वहीं छपरा से सिलीगुड़ी के बीच चलेगी और इसका रूट हाजीपुर, बेगूसराय होते हुए पूर्णिया होगा। पटना से सिलीगुड़ी के बीच चलने वाली बस मुजफ्फरपुर और पूर्णिया होकर आया जाया करेगी और बिहार से छत्तीसगढ़ के बीच अंतरराज्य बस सेवा चलाने का भी निर्णय लिया गया है और इसी तरह बिहार के अन्य जिलों से भी कई प्रमुख शहरों में बसों को चलाया जाएगा।